राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जयपुर में आयोजित शांति मार्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मार्च में उनके साथ गैर एनडीए के दलों, सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मार्च को मौन रखा गया, लेकिन जयपुर के गांधी सर्किल पहुंचते ही यहां बने मंच से गहलोत समेत एक वक्ताओं ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने यहां तक कह दिया कि किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। 8-9 राज्य कह चुके हैं, आपके खुद के जो पार्टनर है, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने पार्लियामेंट में अभ्यास दे दिया हुआ गलत समय में, आज वो कह रहे हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। आपको समझ आना चाहिए, समय रहते हुए मोदी जी आपको जन भावना समझ करके फैसला करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए। हम आज वर्तमान रूप में एनआरसी लागू नहीं करेंगे और ना नागरिक संशोधन कानून लागू करेंगे। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार देश को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमानों में झगड़े करवाना चाहती है, देश के अमन चैन को तबाह करना चाहती है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता शरद यादव, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश को ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी और शाह की जोड़ी इस एक्ट को लेकर आई है। ध्यान भटकाने के लिए और लोगों में डर पैदा करने के लिए इस एक्ट को लेकर आए हैं। भारत की सरकार ने जो नया विधेयक लाकर कानून बनाया है, संख्या बल के आधार पर आप बहुमत लाकर कानून बना सकते हो, लेकिन संविधान में जो लिखा है, संविधान की मूल भावना, उसको तार-तार कर आप अपने बहुमत का प्रमाण नहीं दे सकते। वी द पीपल, उसको इन्होंने कर दिया वी द बीजेपी पीपल। राजस्थान की मूल भूमि से नमन करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों उठो, किसानों गोल बंद हो जाओ, व्यापार और धंधा और उद्योग वाले लोग सावधान हो जाओ। भारत खतरे में है, आजादी खतरे में है, उठो और संग्राम करो। यह शांति मार्च जयपुर के अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर गांधी सर्किल पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर मुसलमानों में भ्रम पैदा कर रही है। मोदी ने कहा कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया, इससे 40 लाख लोगों को फायदा मिला है। क्या इसमें जाति धर्म देखा गया है? उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता को खतरा नहीं है। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों की बातें। एक समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, अभी फिर से भी वो मुख्यमंत्री है। वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी के लिए बातें कही थी। मोदी ने प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे गालियां दीजिए, मेरे पुतले जलाइए, लेकिन गरीब की झोपड़ी को मत जलाइए, आम राहगीर के वाहनों को मत तोड़िए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए। देश इस वक्त 2 विचारधाराओं में अटका हुआ है। एक विचारधारा सीएए और एनआरसी को लागू करना चाहती है, दूसरी विचारधारा इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। फिलहाल सियासी पारा देश का चढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसका हर्ष क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सीएए और एनआरसी को लेकर के देश में सियासी बवाल मचा हुआ है और शब्दों के बाण जो जिस तरह से है वो अपने अंदाज में इसे उचित बता रहा है। कोई कह रहा है कि संविधान और देश के खिलाफ है। यानी कि इस वक्त यह मुद्दा 2 विचारधाराओं में बंटकर रह गया है। सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार और एनडीए के घटक दल, वह कहते हैं कि एनआरसी और सीएए होना चाहिए, इससे आम हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सीएए को लेकर आने पर मनसा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पर्टिकुलर एक तबके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हमारे सौहार्द को खराब किया जा रहा है। क्या है अपना पक्ष? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने सुना, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम शरद यादव सहित तमाम नेताओं को आपने सुना। और इस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं।
वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं, सीपीएम नेता भंवर सिंह हमारे साथ में, सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेंद्र जी। मैं यह देख रहा हूं कि दो विचारधाराएं खड़ी हुई हैं इस मुद्दे को लेकर के। एक पक्ष कह रहा है कि लागू होना चाहिए, घुसपैठियों को कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान में कोई खैरात नहीं है, और दूसरी तरफ एक तबका या एक विचारधारा यह कह रही है कि संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। जिस एजेंडे को जिस तरह से थोपा जा रहा है वह कतई न्याय संगत नहीं है। यह एक विचारधारा है। आम आदमी भी यही कह रहा है कि देश के ऐसे दिग्गज नेता जो पॉलिसी बनाते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो एक पक्ष कह रहा है कि होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। चलिए मैं ये कहूंगा कि ये तो एक लोकतांत्रिक लड़ाई है, होनी चाहिए। आप लोग लोकतांत्रिक दायरे में कुछ भी करिए, लेकिन मैं एक बार फिर सबसे गुजारिश करूंगा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। बिल्कुल आप अपनी बात कहिए, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, आप पुतले फूंकिए, लेकिन आप किसी की गाड़ी को नुकसान मत पहुंचाइए, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, आम आदमी को तकलीफ मत दीजिए। मुद्दा हो सकता है जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, हो सकता है आपसे सहमत हो। हर व्यक्ति दहाड़ के नहीं कहता कि मैं किसके साथ हूं किसके साथ नहीं हूं, लेकिन आप हिंसक घटनाओं को अंजाम मत दीजिए। यह हम पैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश कर रहे हैं। हाँ, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जो देख रहे हैं स्थितियां सामने देश के, वह किसी से छिपी नहीं, लेकिन आम आदमी इसमें पिस करके रह गया है कि होना क्या चाहिए। देखिए योगन जी, किसी भी कानून के पक्ष में या विपक्ष में बोलने का एक आम मतदाता को अधिकार है और बोलना भी चाहिए, लेकिन कानून के खिलाफ यदि हम कानून तोड़े तो ये उचित नहीं है। जैसा कि इन दिनों में हुआ है, मैंने देखा है कि केवल इस कानून के खिलाफ जहां जहां ये 13 राज्यों में आंदोलन हुए, 22 से ज्यादा लोग मारे गए। अब ठीक है, जब आप कानून तोड़ेंगे तो सरकार को सख्त होकर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून के खिलाफ यदि आपको नहीं जचता है, जम के आप शांतिपूर्ण ढंग से कई चीजें हैं, आपको विरोध करने का अधिकार है, कीजिए ना, लेकिन देश की संपत्ति को जलाने का या देश के संविधान का मजाक उड़ाने का आपको अधिकार नहीं है। और इस बात को आंदोलनकारियों को समझना चाहिए। यदि आप इस बात से सहमत नहीं है, आपके पास कई रास्ते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन का भी है, संसद विधानसभा में बोलने का भी आपके पास रास्ता है। इस कई प्रकार की चीजें, लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का बहुत अधिकार है और लोकतंत्र में आंदोलन करने के भी कई रास्ते हैं। लेकिन मैं कहूं कि कानून के खिलाफ मैं कानून को तोड़ूं, ये चीज चलने वाली नहीं है। और जैसा कि इन दिनों देखा गया है, अब यदि आप ये कानून बन के आया है, ठीक है, इसमें सहमत नहीं है। देखिए, देश की लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हो गया है और राष्ट्रपति के पास अब ये जाने वाला है। पहले भी एक दफा स्थिति ऐसी आई थी राजीव गांधी जी के समय में, जब ये पोस्टल अमेंडमेंट जो कानून बना था उसको लोकसभा राज्यसभा ने पास किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसमें कुछ कमियां देख के उसको पास नहीं किया था और कानून बन नहीं पाया था। यानी राष्ट्रपति जी को यदि चीज नहीं लगती है तो निर्णय में चला गया था वो जी, सुप्रीम कोर्ट चला गया था उस वक्त। देखिए, कानून 1955 का बना हुआ है ये, तो इसलिए 85 के अंदर इस पर विवाद हुआ। तब उस वक्त 1971 से पहले जो लोग थे उन्हें नागरिकता देने की बात चल रही थी। मैं यह कहना चाहूंगा योगन जी कि यदि मानिए इस कानून के खिलाफ यदि आप सहमत नहीं है, इसको आप धर्म से, जाति से, मजहब से मत जोड़े। देखिए, कोई भी कानून होता है, सरकार, आज मुझे इस देश में रहना है तो मुझे संविधान का पालन करना होगा और मैं संविधान के प्रति वचनबद्ध हूं। यदि आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप ये नहीं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, ये ऐसे चलने वाला नहीं है। कानून की पालना करना हम सबका दायित्व बनता है और जो कानून बनेगा, जब तक कानून बन नहीं जाए, जब तक मुझे उसकी खिलाफत करने का अधिकार है, मैं उसके पक्ष में बोलने का भी अधिकार रखता हूं। लेकिन कानून जब बन गया तो उसकी पालना कराना राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का और तमाम मशीनरी का दायित्व बनता है कि उसके जो जी मैं आपके पास लौटूंगा वापस। रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल साहब, आज ही दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष के नेता गुमराह कर रहे हैं एक तबके को, उन्हें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आपकी नागरिकता को खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री पहली मर्तबा नहीं, जब से सीए लागू हुआ है उसके बाद से कई बार इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, फिर उसके बाद में विवाद क्यों है? योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी यदि सच पे आ जाए तो विवाद ही नहीं। दिक्कत यह है कि वो सारे मामले को दूसरे चश्मे से देखकर अलग ढंग से कह रहे हैं
और मैं कहना चाहूंगा नागरिकता पर तो किसी को भी कोई खतरा नहीं है, सब यहाँ के नागरिक है। और जहां तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की बात है, उसमें किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं, इसलिए उस विषय में तो सब सहमत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो ये एनआरसी लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ असम में, अब उस एनआरसी के कारण से असम में पहली बार में 40 लाख लोग वो नागरिकता से अलग हो गए। और जैसे नागरिकता अलग हो गए, उसमें ऐसे ऐसे परिवार थे जो शहीद परिवार थे, जो असम आंदोलन के भी शहीद थे, देश के लिए जो लड़े वो भी शहीद थे, और इस देश के राष्ट्रपति भी थे। कहीं बाप का नाम नहीं है तो कहीं बेटे का नहीं है। ये जब हुआ तो उसको दोबारा उन्होंने सर्वे किया, दोबारा सर्वे में जो स्थिति उभर कर आई, उसमें 19 लाख लोग वो नागरिकता से बाहर हो गए। अब 19 लाख में से 14 लाख तो हिंदू है, बाकी तो कोई है ही नहीं। अब इनकी जो 14 लाख की बात है, इनको जो नागरिकता वाली बात है, उनसे कह रहे हैं कि आप उस प्रमाण लाओ। अब जो पहले कोई 50 साल पहले असम में गया, कोई 100 साल पहले असम में गया, और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का हिंदुस्तान में लोगों का अभ्यास ही नहीं है, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। वो कह रहे आप वहां से ले आओ अपने प्रांतों से, वहां भी डॉक्यूमेंट नहीं। तो उनके सामने जो स्थिति आई, तो उनको जेल में डालेंगे, बाहर करेंगे, शरणार्थी शिविरों में रखेंगे, कहां रखेंगे। तो मुद्दा एक तबके का, दो तबके का नहीं, मुद्दा पूरे देश का है। इसलिए इस मुद्दे पर पूरे देश को बैठकर चर्चा करनी चाहिए, और हर एक को कोई भय नहीं हो, भय मुक्त व्यक्ति रहे। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है ये वोट बैंक बनाने का सिलसिला चल पड़ा है, इसलिए कोई एक वर्ग को वोट बैंक बना रहा है, वो दूसरों को बना रहा है, और उसी ढंग से सारी बातें परोसी जा रही है। इसलिए ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड गलत है। इसलिए चीजों में कहीं कोई ज्यादा विवाद नहीं होता, विवाद होता है ट्रेंड में। और इसमें सबसे ज्यादा यदि आग में घी डालने का काम किया, तो जिनको शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को, उस गृह मंत्रालय के प्रमुख गृह मंत्री वो ऐसी भाषा बोले कि आक्रामक भाषा बोले, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो भाषा है, ये विवाद पैदा करती है। तो आप ऐसी भाषा बोल क्यों रहे हो? तो आपको तो संयत होना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी राजवाड़ा, उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्ट करने की जरूरत है। रिएक्ट बाकी को करने दो, इसलिए ये तो खुद ही रिएक्ट कर रहे हैं। अभी लौटूंगा आपके पास में, मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एक बात कही अभी कि एक दो चश्मे से देख रहे हैं प्रधानमंत्री देश के इस पूरे हालात को, सहमत नहीं, आप लोग भी शुरू से विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि किसी को कोई खतरा नहीं है, जो नागरिक हैं इस देश के वो नागरिक रहेंगे, उन्हें कहीं कोई खतरा नहीं है। फिर ये विवाद क्यों है? देखिए, वैसे भी अगर हम इसको देखें, एनआरसी पूरे देश में भी लागू होती है। असम में जहां लेकुना रहा, 19 लाख लोगों को अभी भी जो लग रहा है कि उनको अपील का टाइम दिया है, उनको कैंप्स लगाए हैं उनके लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट देकर के आप इसे दुरुस्त कर रहे हैं। और केवल मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कमी कोई रहती है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। अभी रामपाल साहब ने एक सवाल उठाया है कि देश से चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में बड़ी चर्चा हुई है इस मुद्दे को लेकर के, तो ये तो कोई हिडन एजेंडे की बात नहीं है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे डाला, तो फिर इसमें गुमराह करने वाली बात या कहें कि हिडन एजेंडे जैसे तो कोई बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में इसको लिया, मैनिफेस्टो में लिया, ठीक है, उनका अपना एजेंडा है। लेकिन इसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो अभी आपको दिख रहे हैं ना, कि आसाम के अंदर सबसे पहले एनआरसी को लागू किया। लागू करने में 1600 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, और पिछले कई सालों से हमारी सरकारी मशीनरी उसी काम में लगी रही, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो भी आपके सामने है। आम आदमी को क्यों भयभीत है कि आज बहुसंख्यक हिंदू, ये तो बात कर रहे हैं मुस्लिम की, इसमें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ बहुसंख्यक मुसलमान नहीं निकलेंगे, बहुसंख्यक हिंदू निकलेंगे इससे बाहर। मैं आपको बता दूं क्यों निकलेंगे। 1200 तो हमारी घुमंतु जातियां हैं जो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। राजस्थान में भी गडरिये हैं, लुहार हैं, अन्य और जातियां, ऐसे ही बहुत ट्राइबल्स हैं जो हमारे उदयपुर के इलाके में रहते हैं। तो ये जातियां रहती जंगल में है, जिनके पास कुछ है नहीं, वो रहती है छोटी सी झोपड़ी में, जो जानती नहीं कागज क्या होता है, जो पहाड़ों पे बसर करती है, पहाड़ के कंदमूल फलों से, उनके पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन करती है। तो ऐसी जातियां कहां से लेके आएगी? वो 1200 घुमंती जातियां जो देश भर में है, वो क्या करेगी? नंबर 1। दूसरा, इन्होंने जो एनआरसी किया उसमें मैक्सिमम हिंदुओं को छोड़ दिया। अरे आप चुन के आए हो देश में, किसके भरोसे?
इसी देश की जनता से। उन्होंने आपको चुना है। जब आप निर्वाचन आयोग से उसको नागरिक मान के वोट लेते हो तो आज क्या अधिकार से आप पूछ रहे हो कि आप भारत के नागरिक हो नहीं हो? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहता हूं पहले पूरे देश में एनआरसी करा लो, उसके बाद में फिर आप वोटिंग लो, फिर पता लगेगा आपको आप खुद भी नागरिक हो या नहीं हो। पता नहीं अमित शाह भी देश का नागरिक है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? इनको खुद को पहले डिजाइन करना चाहिए देश में। जिन नागरिकों से आपने वोट ले लिए, बरसों से आप लेते आ रहे हो, बरसों से अपनी सरकार चुनवाते आ रहे हो, आप उनमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अरे आप घुसपैठिए के नाम पे आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? आम आदमी भारत का गरीब जो सड़कों पर रहता है। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे भंवर सिंह जी, अगर कोई घुसपैठिया है जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये देश कई बार ऐसी घटनाओं को भी झेल चुका है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो सवाल उठाते हैं सभी जिले में बता दूं, अभी 12 लाख लोग हिंदू है, वो क्या घुसपैठी है? वो कोई पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या अफगानिस्तानी है? सवाल नहीं पूछे मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या एक डेडलाइन तो तय करनी होगी इस देश को? कभी भी आज नहीं आ सकती, 3 साल बाद में, आपने कहा कि 3 साल बाद में कभी भी पहले आपने तो कहा एक आधार तय करना होगा, उनका सबसे बड़ा होगा। आज पड़ोसी मुल्क में हम जाते हैं, भारत के नागरिक के रूप में आप नेपाल जाइए, भूटान जाइए, श्रीलंका जाइए, क्या मानते हैं वो? हमारे निर्वाचन को हमारा नागरिक मानते हैं वो। तो क्या आप क्या बनाना चाह रहे हैं नया निर्वाचन का? ये भारत निर्वाचन आयोग ने जो हमें रजिस्टर्ड करके जो दिया हुआ है परिचय पत्र, वो भारत का नागरिकता का पहचान इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। और भारत का प्रधानमंत्री कहे कुल मिलाकर बंद कर देना चाहिए, तो ये कौन सी बात हो गई भाई? तो कुल मिलाकर के बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एनआरसी के जरिए बेवजह देश का 4.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करेंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा आम आदमी का लाखों रुपए बर्बाद होगा। मैं कह रहा हूं बिहार के लोग राजस्थान में रह रहे हैं, उनसे आप डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, आप कहते नहीं मांगेंगे। अभी खुद गृह मंत्री कह रहे हैं आधार को मैं आधार नहीं मानूंगा, आधार नहीं चलेगा। वो पूरा डिटेल्स बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं निर्वाचन आयोग का नहीं चलेगा। अरे भाई क्या चलेगा? जो आज बिहार का मजदूर आके राजस्थान में रह रहा है, यूपी का मजदूर रह रहा है, बंगाल का मजदूर रह रहा है, उसके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है? यही है, आधार है, परिचय पत्र है। मैं मनीष पारिक साहब के पास में जाऊंगा, इसके अलावा क्या? मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मनीष पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी, यहां सवाल यह है, प्रतिपक्ष जैसे आपके सामने अभी बहुत से कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का भी सबसे बड़ी दिक्कत है। झारखंड की एक सभा में अमित शाह ने कहा कि ये नहीं चलेंगे, फर्जी भी बन गए हैं आधार। तो वैलिड चीज क्या होगी? या तो सरकार के पास में आंकड़े हों कि ये लोग इतने टाइम से फला जगह पर रह रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि शरणार्थी कहिए, घुसपैठी में शरणार्थी बड़ा अंतर है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं हो, इस मुल्क के अंदर आए हुए हों, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कोई राजनीतिक प्रताड़ना की वजह से, कोई धार्मिक प्रताड़ना की वजह से किसी मुल्क में जाकर के वो शरण लेते हैं। तो ऐसों के प्रति हमदर्दी धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है उनकी कंट्रीज में, उनके लिए ये प्रोविजन है। तो जो एक गड़बड़ हुई है वो तो ये कि जो विपक्षी पार्टियों ने जो कंसर्न लोग थे उनके साथ उन लोगों को भी जोड़ लिया जो उनकी जाति के थे या धर्म के थे, और उनको ये भ्रम फैलाया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, या मान लो कि उनके आंदोलन में मुसलमान ही क्यों आते हैं, या वो बस जलाते हैं या पथराव करते हैं, पुलिस पर क्यों पथराव करते हैं। तो ये एटीट्यूड को उन्होंने जनरलाइज कर दिया, जो सबसे बड़े संकट की बात है। तो इसलिए ये उनकी भूमिका संदिग्ध है विपक्षी पार्टियों की। एक दूसरी बात, जहां तक कानून सवाल है, आपको मालूम है कि युगांडा से जब हिंदू शरणार्थी आए थे उस समय वहां पर भारतीयों को बाहर निकाल रहे थे, तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने किसी एक्ट के जरिए लोगों को यहां पर स्वीकार किया था और नागरिकता दी थी। तो ये बात नहीं है कि कांग्रेस इसकी विरोधी रही है। मनमोहन सिंह जी ने भी इस विषय पे काम किया, और अभी भी आपने देखा 13,000 लोग इस दौरान जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त करी, उसमें बहुतायत मुसलमान थे, उनको भी दी है। तो ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक तौर पर बंटवारा कर रही है, ये बात तो गलत है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इसकी विरोधी रही है, ये भी गलत बात है, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी यही किया था, अभी बात हुई है। इसी तरह से नेहरू जी ने भी कहा था जब लोग आए थे, और 370 जो है वो तो अस्थायी हटी जाएगी, तो ये भी उन्होंने कहा था। तो जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अब ऐसे टाइम पर आप केवल इसलिए कि बीजेपी की सरकार है और आपकी मोदी जी से विरोध है, तो इस बात
मुद्दा बना ले, वो गलत बात है। इसके कारण आम जनता को दिक्कत हो रही है। जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट की बात है, जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के समय जो पीड़ित रह गए, आपने देखा है, रामपाल जी भी जानते हैं कि जो गृह मंत्री, जो कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, वो हिंदू थे। जब बंटवारा, उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान में रहूंगा। 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं रह सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा। भारत में उनको बुलाया गया और इसी एक्ट के जरिए उनको नागरिक बनाया गया था पहले। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल भ्रम फैलाने के नाम पर आप ये करें। जिन लोगों को 71 के पहले आए, बीजेपी ने घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चलाया और इसका कारण भी ये था कि देश में जो अपराध बढ़ रहा है बहुतायत, उनके पीछे बांग्लादेशी थे। अभी जिन 4 लोगों को फांसी हुई है जयपुर के बम ब्लास्ट में, वो भी बांग्लादेशी नागरिक हैं। तो अंतोगत्वा ये बात तो बननी पड़ेगी कि जिसको अपना देश नहीं लगता है वो वहां अपराध करेगा। और फिर जो शांतिपूर्वक भारत के नुमाइंदे रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, बाशिंदे रह रहे हैं, वो क्यों भुगते? तो सरकार का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाए। ऐसे जिम्मेदार नहीं है देश के प्रति, वो नागरिक नहीं। आपने देखा, ये बात योगेंद्र जी भी जानते हैं, और इसका कारण है कि 15 लोग वोटर बन गए। वो घुसपैठिए थे, वो वैध तरीके से बांग्लादेश से नहीं आए थे, और हालत ये तक हो गई कि 3 विधायक बांग्लादेशी थे जो विधायक बन गए। अब सवाल इनका ये है, अमर सिंह, इनका सही बात है कि जो विधायक बन गया, जो वहां पर वोटर दे दिया, वोटर कार्ड हो गया। मेरा एक सवाल है, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा जी। आप 3 जिन विधायकों की बात कर रहे हैं, उन विधायकों को लेकर के सवाल भी, हमारा सिस्टम, अगर वो आए, उनकी नियत या उनका कोई एक्टिविटी ऐसी लगी कि जो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एंटी नेशनल था? मैंने कहा ये टेक्निकल बात है। अब वो आगे बन गए, बहुत विधायक मिनिस्टर बन गए, ऐसा कोई नहीं है। भारतीय विदेश लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको घुसपैठिए कहेंगे, यही कहूंगा, ये स्टेटस तो कानूनन तय करना ही पड़ेगा। जो भारत सरकार ने उन लोगों को, सबसे बड़ी बात ये ना, जिनको हमने जिनको इसमें भारत सरकार डोमिनेंस पे रहेगी, जिन्होंने भारत सरकार ने जिनको शरणार्थी मान लिया है वो शरणार्थी होंगे, और जिनको रजिस्टर नहीं किया है शरणार्थी के तौर पर, वो सब घुसपैठिए हैं, वो अनवांटेड हैं। एक बात ये, और ये भी केवल इसलिए हो रहा है। आपको ये कहना चाहूंगा, आप ये बता दें कि जो हिंदू बचे हैं वो क्या कारण है? हिंदू मुस्लिम नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने कहा आसाम में जो हिंदू बच्चे ना, वो उनके बारे में बता दो कि क्या कारण है उनका, वो कैसे रह गए, मैंने आपको कहा कैसे भारतीय नहीं है, ये बता दो आप। तो जब संसद, ये जनता को समझ में आना चाहिए। संसद में हमारा जो आप कह रहे हो ना कि विपक्ष भड़का, विपक्ष किसी को नहीं भड़काता भाई। नहीं, तो ये लोग जो आए हैं, कहावत है, बात डालता है, नहीं डालता है वो। अरे इनका बाप थोड़ी मर रहा, लखनऊ के मुसलमानों का, जामिया के स्टूडेंट का कौन सा बाप मर गया? आप समझिए बात को, मेरी बात सुनिए। जामिया विरोध कर रहे थे। अरे तो अलीगढ़ मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं। अरे तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग स्टडी करने वाले, उनका कंसर्न नहीं है, राजनीति में स्टडी करते हैं भाई साहब। आप सुनो, देश के 35 विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विरोध कर रहा है, वो तो सही है। विश्वविद्यालय विरोध कर रहे हैं। कभी आसाम गए ही नहीं, वो वहां की बात का व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो आसाम वाले मर गए क्या? आसाम वाले कर रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे रामपाल जी नहीं गए। मैं तो आंदोलन में गया हूँ, लेकिन असम के लोग विरोध कर रहे हैं। मनीष जी, असम के लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब संसद में बहस होगी, अब ये संसद में है नहीं, ये जाते नहीं है, हम बुरा भी नहीं है संसद में, कोई बात नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी चीजों को चर्चा कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी संसद में बहस करे। अरे बहस, आज हमारे नेता का नाम तो तुम्हारे प्रधानमंत्री ने लिया है। अरे लेता है तो बहस करें। आपके प्रधानमंत्री ने हमारे नेता का नाम, प्रधानमंत्री खुश होने वाली बात है, बहुत खुशी की बात है आपके नेता का नाम आ गया। सब जानते हैं। जब संसद में योगेंद्र जी बहस होगी, उस समय ये बात होगी, इसका विकल्प तलाशा जाएगा। और जो 14 लाख मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा तो हो चुके हैं, अमेंडमेंट आएगा, कैबिनेट में आएगा। अमेंडमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं आप समझिए बात को। लेकिन जब संसद की बहस में भाग ना ले और सड़क पे बसें जलाए, ये भी विचार करना ही पड़ेगा। कानून के बारे में एक्सपोज हो रहे हैं। मजे की बात क्या है, इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ये खुद दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं जानते, आपको कभी वोट नहीं मिलेगा आम नागरिक का, ऐसा मान लिया आपने। वोट की राजनीति में मोदी जी को हमको भूख नहीं है, इसलिए आप देश को सच बताएंगे, इसलिए आपको लगता है हमें नहीं लग रहा इनके बारे में कुछ भी कह दो, इनके बारे में कुछ भी कह दो। हिंदू मुस्लिम राजनीति है। अब बड़ी बात यह है भंवर सिंह जी, मुझे आपको बोलने देना चाहिए, मेरा काम अपने आप हो जाएगा। जी जी, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही बोलो और आपके 2-4 कम्युनिस्ट पार्टी नेता और आ जाएं और सभी बोलते रहे। हम तो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, मकसद यही है मनीष सिंह, मकसद यही है, मेरा मकसद है। ऐसे बोलते रहेंगे, बसें जलती रहेगी, लोग समझ जाएंगे और बीजेपी वाले भी कोशिश कर रहे हैं,
जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आए कलेक्टर पे झगड़ा करने के लिए। मैंने आपको कहा वकीलों को आप आरएसएस के लोग बता रहे हैं, कितने वकील थे उसमें कोट पहन के, कोट पहन के, कोट पहनने वालों को देखो कितने आप आरएसएस के लोग थे, उसके बोले हो आप वकीलों के लिए कह रहे हो गुंडागिर्दी करने आ गए। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं है, 50 लोग आए थे वकील का। और अगर मेडिकल अथॉरिटी वाले भी आ जाएंगे, वो भी आपके अगर झंडे के सामने नारे लगाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर भी जयपुर में हर वर्ग के लोग आए ना आपके खिलाफ, प्लीज बोलो। हाँ, और शांति से आए। आज पूरे जयपुर में कोई अशांति नहीं हुई। आप खुद चाहते हो आग लगाना, और आग लगाते हो, आपके लोग पकड़ेंगे बंगाल में, बदल के मुसलमानों की टोपी लगा पड़ेगा। ये पूरे टाइम ये मैन ऑफ द मैच जैसे बोल रहे हैं। अब आप ही नहीं जा रहे हो, मैंने बोलिए कुल मिला के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो ऐसे दल है जो राजनीति में आ नहीं सकते, उनके 20 साल अभी वो सोच सकते कि वो सरकार मारे। सीपीएम का वजूद बिल्कुल समाप्त हो गया है। आज के साबुन से नहाया कर लेते हैं। हरियाणा में जब मनीष एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट। हरियाणा में बच्चों की बसों का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं सीएए और एनआरसी को लेकर के देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर भारत ठंड की चपेट में हो, लेकिन हमारा सियासी पारा इस वक्त भी कहें कि मेरे पास को पैमाना तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी उबाल पे कह सकते हैं। चलिए मैं मनीष जी मैं शोट पे जाऊंगा, आपके पास में था। मैं ये कह रहा था कि धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित शरणार्थी हैं उनकी व्यवस्था इसमें की गई है। एक बात, अब ये पक्की बात है कि इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हिंदू, जैन या यही होते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे हालत है। दोनों चीजों बात वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। आप हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए उनको शेयर कर वो कंट्री में कहां जाएंगे? अगर वो कहीं दुनिया में उनको शरण मिल सकती है तो केवल भारत में मिल सकती है। इस कारण से ये एक्ट को लाया था और यही कारण है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अपने इसको भड़काया, जिन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि आज उनको कह रहे हैं कल तुमको भी कहेंगे, इस आशंका पे, इस संदिग्ध बात पे जो कम पढ़े लिखे लोग, गरीब तबका है, बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनको भड़का रहे हैं और उनसे आग लगवा देते हैं बसों में, और फिर कहते हैं कि देखो ये तो। मनीष से मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, ये आरोप लगाना, देखिए आप लोग राजनीतिक दलों को तय करना है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, किसी को गुमराह करके, इस तरह की साजिश रच के, ये साजिश है सर, अगर किसी सरकारी संपत्ति को या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है, आम राहगीर को चोट पहुंचाई जा रही है, बहुत गंभीर विषय है। अगर मालूम है सरकार को तो फिर उनको पकड़ते क्यों नहीं है? किस बात की डील दी जा रही है? शास्त्री नगर में 70 गाड़ियों के शीशे तोड़े, उसके बाद में एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया, एक भी मुकदमा नहीं बना, दोनों विधायक वहां जाके बैठ गए। और जो कहां से कहां जा रहा है, अब आप यहाँ आइए, देखिए कैसे यहाँ डाइवर्ट होंगे, यहाँ जो मुद्दा है आप उसे पे आइए। आपने तो मुकदमा बीजेपी नेताओं के जब कांवड़ियों को बचाव हुआ, आपकी मैडम क्या कर रही थी उनका, आप तो मास्क बचाने आते हैं, और वो लोग जो बचाने आते हैं वही आंदोलन कराने वाले हैं। सुनो, एनआरसी से और सीएए से क्या संबंध है इसका कि कांवड़ियों का पत्थर फेंका? कहां के बाद कहां लेकर के जा रहे हो? आप 47 के दंगों का भी जिक्र करोगे? जी, मेरा कहने का मतलब है उपद्रवियों को जो बचाने आते हैं वो उनके शरणगाह होते हैं, में थानेदार को जिंदा जला होते हैं, और जो मुलजिम थे सबको जो विधायक उनको बचाने आ रहे हैं वो अगर कांग्रेस पार्टी के हैं योगेंद्र जी, तो ये माना जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी पहलुका का क्या हुआ? पहलुका के ऊपर से वज्रपात हुआ था। बसों में जहां पे आग लगी वहां पे वीडियो कैमरे थे, जब योगी जी ने ये कहा, जब योगी जी ने कहा कि जो लोग यहाँ पर दंगा कर रहे हैं, उपद्रव, अशोक गहलोत ने एक बात और कही है कि केवल भाजपा शासित राज्यों में गोली क्यों चल रही है? भाजपा शासित राज्य में गोली क्यों चल रही है? इसलिए है क्योंकि किसी जगह की घटनाएं नहीं हो रही है। सुनो, वहां भड़का रहे हैं और यहाँ बचा रहे हैं। मैंने आपको कहा यहाँ पे खुद आगे चलते हैं ताकि दंगा। लौटूंगा रामपाल जी के पास, वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा।
रामपाल जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, एक बड़ा विषय है ये, और जिस तरह की कोई घटना देखता है व्यक्ति, मैं एक आम जन की बात कर रहा हूं, वह टीवी पर तस्वीर देखे, किसी को बिलखते हुए देखे, रोते हुए देखे, या वो हालात देखे, चाहे टायर जल रहा हो, लेकिन उसको लगता है कि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे बच्चे अपने जॉब के लिए जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाता है। ये पर्यटन सीजन है, इस वक्त लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन हालात जिस तरह के देख रहे हैं हम, वो कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी विकासशील राष्ट्र के लिए हो या किसी सभ्य समाज के हो। लोकतंत्र में आंदोलन होते हैं, पहली मर्तबा नहीं हो रहे हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं, सिर्फ हम एक राजनीतिक उसी में उलझ करके रह जाएंगे। जैसे मनीष पारिक साहब कह रहे हैं कि ये लोग करा रहे हैं, आप लोगों के साथ ही सारे मंच से जो कह रहे थे कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं केवल वहीं पे फायरिंग क्यों हो रही है। महज इसे क्या माने हम, एक पॉलिटिकल ड्रामा जो आम पब्लिक भुगत रही है? योगेंद्र जी, एक तो हम सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि हिंसा का यहां कोई स्थान नहीं है। हिंसा कोई भी करे, किसी भी दल का व्यक्ति करे, उसको दंड मिलना ही चाहिए। यदि दंड नहीं मिलता है, इसका अर्थ है कि यहां विधि विहीनता है, कानून का शासन खत्म हो गया। इसलिए कानून का शासन रहे, इसके लिए जो भी अपराधी है उनको पकड़कर दंडित करना, ये कानून का पहला काम है। और ये जिसकी भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, ये हर दल की सरकार का पहला पुनीत काम है कि वो ये काम करे। इसलिए किसी के मन में भी भय नहीं हो, डर नहीं हो। ये निडर करना, निर्भीक करना, ये शासन का पहला दायित्व है। इस कारण से शासन में कोई भी बैठे, वो इतना सुनिश्चित करके चले कि किसी को भी रास्ते में चलते समय डर नहीं लगे। और जो ऐसे लोग हैं उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। और ये गांधी का देश है भाई, इस गांधी के देश में यदि कोई भी हिंसा करेगा, उसको कोई तरजीह नहीं मिलनी चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न किसी का ओर से भी नहीं मिलना चाहिए। यहां तो चाहिए सत्याग्रह, शांति, अहिंसा, इसके माध्यम से अपनी बात कहे, वही ठीक है। इसलिए आपस में विवाद हो सकते हैं, और विवादों में भी संवाद हो तो बढ़िया बात है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये सही नहीं है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता आज, इसलिए हमने तो आज, मैंने सबके सामने एक बात कही कि मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री है, सबको साथ लेकर एक शांति मार्च करे और पूरे देश से अपील करे। तो ये मुझे लग रहा है, मैं सहमत हूं आपके इस वक्तव्य से, लेकिन बड़ा काल्पनिक है। यहां जब राजनीति प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध में तब्दील हो गई, अगर वास्तव में ऐसा होगा, कोई बड़प्पन दिखा पाए, तो मुझे लगता है कि यह राजनीति का एक अलग दौर होगा, एक अलग बदलाव होगा। वह तमाम प्रतिशोध की जो स्थितियां बनी हुई हैं, सब खारिज कर दी जाएंगी। मैं आपके पास आऊंगा, एक बात सवाल है मेरा खाली बस इस मामले में। जी, मैं कहना चाहूंगा, जब आप पूरे देश में धारा 144 लगा रहे हो अपने राज्यों में, और आप विरोध नहीं करने दे रहे हो, जब फिर लोग धारा 144 तोड़ के सड़क पे आ रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, फिर आप लाठी चला रहे हो, तो जवाब में लोग पत्थर मारने लग रहे हैं, तो ये आपकी भी गलती है। आप क्यों नहीं विरोध करने दे रहे हो? जनता को शांति से विरोध में आने देना चाहिए। धारा 144 लगा के आप कैदी बना रहे हो लोगों को, आप कर्फ्यू लगा रहे हो देश के अंदर, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो शांतिपूर्वक पर विरोध करो। जो लोग आ रहे हैं उनके आप लाठियां चला रहे हो, तो फिर वो क्या है? मैं उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, ये बड़ी बात है। मैं पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूं, कई लोग मन से अपील भी करते हैं कि आप पे गांधी का देश है ये, आप विरोध करिए, काली पट्टी बांधिए, सत्याग्रह करिए, अनशन करिए, धरने दीजिए, प्रदर्शन करिए। मैं मेरा ही कह देता हूं, सीपीएम ने और सब दलों ने जयपुर में प्रदर्शन किए, परमिशन मांगी इसी सरकार से, परमिशन ही नहीं दी। आप सोचो क्या करो, हालांकि हो रही जयपुर में परमिशन नहीं है। जी, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या वास्तव में गांधी के बताए हुए रास्ते को, जिसमें एक बड़ा हमने एक जंग जीती है आजादी की, उन रास्तों से क्या लगता है आज की सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, कानों पर जोर रेंगती है उस आंदोलन के जरिए?
देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। रामपाल जी वैसा उनकी बात कही, बिल्कुल मैं उनकी बात को मानता हूं, लेकिन सरकार के ऊपर कितना असर होता है शांतिपूर्ण आंदोलन का? लेकिन क्या है कि आजकल स्थिति ये बन गई कि जिसकी छाबड़ा जी शराबबंदी के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन बात चली गई उनकी, बात चले गए वो। ये कुछ लोगों ने केवल अपने वोट बैंकों की वजह से लोगों को भड़काना शुरू किया है। जिस दिन हम अपने वोट बैंक के लिए लोगों को सुनिए, बात सुनिए, मैं आपकी बात देखिए, मैं आपकी बात बहुत शांति सुनता हूँ, आपकी बात को शांति सुना कीजिए। आपको बिल्कुल क्या आपकी पार्टी का कितना दम है मालूम है? आपकी पार्टी का दम आपकी पार्टी का दम सबको दिख रहा है, कितना दम है? केवल इस आंदोलन को वो लोग भड़का रहे हैं जिनका 20 साल अभी कोई नाम नहीं लेने वाला नहीं है। आपने सर 20 साल सर मेरा तो सिंपल सवाल है, जर्नलिस्टिक मैं आपकी वो जानना चाह रहा हूँ। आज के जो हालात बन गए, लोग धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, सरकारों पे कितना असर होता है शांतिपूर्ण आंदोलन का? सरकार यही चाहती है कि जब तक पटरियां नहीं उखाड़ी, देखिए योगेंद्र जी, कोई भी लगेगी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी क्योंकि उनके राज्य में कानून व्यवस्था देना चाहता है। कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो कभी नहीं चाहेगी। सुना क्यों नहीं चाहता है? सुनिए बात, वो ये नहीं चाहेगी कि उनके जिसका शासन हो उसमें कानून व्यवस्था बिगड़े। बात सुनिए, तो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कुछ लोगों का होता है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो चाहेगी कि उसके कोई दाग नहीं लगे, और ये एक सरकार के कर्तव्य होना भी चाहिए। और इसी बात को लेके कभी कभी नीतियां भी बनाई जाती है, कभी कभी कठोर कदम भी उठाए जाते हैं। अब जैसे बात की जाएगी कि योगी जी ने 800 लोगों का अरेस्ट किया नहीं किया, जो कानून व्यवस्था को आप हाथ में लोगे तो आप, मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरा सिंपल सवाल है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी रामपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि धरने प्रदर्शन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कहेगा, एक सभ्य समाज में कोई व्यक्ति किसी की तरफ ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं तो वह जानना चाह रहा हूं कि जिस हमारे शांतिपूर्ण अहिंसा के आंदोलन ने अंग्रेजों को झुका दिया था, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि आज की हुकूमत किसी भी पार्टी की स्टेट्स में हो चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट में हो, कोई उस ओर ध्यान देता है कि जंतर मंतर पे किसी का धरना चल रहा है या प्रदर्शन चल रहा है? क्यों इतने दिन तक लोग बैठे हुए? कोई सरकारी नुमाइंदा आगे मिलता है? उन लोगों का क्या पेशेंस समाप्त हो चुका? वो चाहते हैं एक साल में फैसला हो जाए, 20 दिन में फैसला हो जाए। 20 साल से बैठ के चले जाते हैं, कोई कहने नहीं आता उनसे। इसलिए जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा कि उनके इलाके में कोई व्यक्ति धरने पर बैठा है, अनशन पर बैठा है, तो उसकी बात प्रशासन तक पहुंचाए, उसकी बात सरकार तक पहुंचाए। अब क्या है कि यदि हो गया कि जब से इसमें ये श्रमिक संगठन आए हैं, श्रमिक संगठन अपनी बात को ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और एक राजनीतिक आंदोलन है, एक श्रम संगठनों का आंदोलन है। राजनीतिक दलों के आंदोलन तो क्या उग्र होकर सामने आ जाते हैं, और श्रमिक संगठनों के आंदोलन कभी 2 बैठे धरने पे, कभी 5 बैठे। क्या स्थिति उनकी है जो आपको मालूम है? रामपाल जी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि सुनिए, ताकत है श्रमिक संगठनों को। 8 जनवरी को हो रहा आंदोलन, होने दीजिए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। देखिए, यदि केवल हमका आंदोलन, यदि हमें आंदोलन का जवाब आंदोलन से ही देना है, ये हम देश के गलत ढर्रे पर ले जा रहे हैं। आज यदि आप आंदोलन करें, आपके विरोध के लोग कल उसके आपके विरोध के लोग कुछ नहीं। चले खबर सिंह सुनिए, चले मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा, फिर मनीष जी के पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो प्रश्न किया योगेंद्र जी, वो आज के समय का बहुत सटीक प्रश्न है। सरकारें सुनती क्यों नहीं, जिसमें से ये आंदोलन में उग्रता आती है। मैं 2 पक्ष इस पर रखना चाहूंगा। पहला, सरकारों में संवेदनहीनता आई है। दूसरा, जो आंदोलन करने वाले हैं उनका धीरज, वो जवाब दे गया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब मुझे गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया गया कि आपने बिना अनुमति धरना दिया, आरोप लगाया गया कि आपने धारा 44 तोड़ी, तो मैंने कोर्ट पर जाके खड़े होकर कहा ये सही है, मैंने धारा 144 तोड़ी, ये सही है, मैंने बिना अनुमति धरना दिया, ये सही है, मैंने नारे लगाए। उसने मुझे जेल भेजा, और जेल भेजने के बाद 8 दिन में जेल में रहा। फिर कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा रामपाल जाट ने जो बात कही उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए जो सरकार उनको गिरफ्तार किया वो गलत, उनको बिना जमानत मुचल के तत्काल रिहा किया जाए। उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी। फिर हम 100 दिन घूमे 590 गांव में, तो भी सरकार ने नहीं सुनी, और पूरे 5 साल हो गए तो भी सरकार ने नहीं सुनी। एक ही मुद्दे की लड़ाई हमने, किसान उसमें जीते 9 साल बाद। तो 9 साल का धीरज
ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इतना धीरज रखना, तो हमने 9 साल बाद प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति खरीद केंद्र बनेगा। 10 अक्टूबर को जाके इसका राजीनामा हुआ। वो भी दिल्ली कूच, जयपुर कूच, पैदल कूच। वापस आऊंगा आपके पास में। मैं आऊंगा पवन सिंह जी, पहले मनीष जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। और मनीष जी देखिए, एक पार्ट है ये भी इसका कि हम जो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते, और कोई भी सभ्य समाज इसे नहीं देखना चाहेगा। यहां सवाल यह है कि राजनीतिक दल, अभी रामपाल जी की जो बातों से मैं बहुत सहमत हूं, सुना नहीं जाता है। छोटी साहब तो डिप्टी मेयर रहे हैं जयपुर के, कॉलोनी में पानी नहीं आता, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एएन, पार्षद, एक्शन सब तक बोलते हैं लोग, कोई सुनता नहीं है। जिस दिन मटके वहां ले जाके टेबल पे फोड़े जाते हैं तो थोड़ा ध्यान जाता है, कोई गड़बड़ हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुना क्यों नहीं जाता? जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत आप बोरिंग लगा करके आज ही आप सबके घरों में पानी डकाइए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सुना नहीं जाता? जब सुना नहीं जाता तो व्यक्ति का धीरज जवाब देता है। आपने भी आंदोलन किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता योगेंद्र जी, जब ये पक्की बात है कि जितना उसके हाथ में होता है, बस में होता है, उतना वो करता ही है। जैसे आपने देखा हो, कोई भी जनप्रतिनिधि के पास आप जाते हैं तो वो फोन करता है, प्रशासन से बात करता है, पानी की बात होती है, मालूम पड़ता है बीसलपुर से पानी आई नहीं, लाइन नहीं डली है, तो लाइन डल गई, उसमें फॉल्ट आ गया, ठीक कर दिया जाएगा। वो 2 दिन की जो प्रोसीजर लगता है वो होता है। मैं मानता हूं भारत में डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, कोई भी प्रतिनिधि अपने ऊपर ओढ़मा लेने को तैयार नहीं होता। उसके पास जाते हैं और वो इंजीनियर को तुरंत फोन करता है। इंजीनियर जो बात बताता है, आपकी संवेदनशीलता की, चलिए ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे आंदोलन में फिर आपकी पार्टी के पूर्व विधायक मिस्टर छाबड़ा की बात देख लीजिए, कोई मिलने नहीं गया था उनसे। मैंने आपको कहा ये कम आंदोलन था, वो घर के लिए नहीं कर रहे थे, शराबबंदी का आंदोलन था उनका। आप छाबड़ा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, जान चली गई उनकी। राजेंद्र राठौड़ जी उनसे समय से सर मैं आऊंगा, अरुण चतुर्वेदी जी उनसे मिले थे, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ जी वहां मिले थे, उनसे आग्रह किया था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब आप ये धरना त्याग दो, इसके विषय पर सरकार प्रयास करेगी, इस समय ये संभव नहीं है, हमने सरकार को बता देंगे कैबिनेट में। उन्होंने कहा ठीक है, एक हमारे से आकर मिलो, तो मिल लिए वो, ये बात भी हुई थी। उसके बाद उनका सेहत अचानक खराब हुई और दुर्भाग्य से वो नहीं रहे, एक बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सुनवाई नहीं थी। एक दूसरी बात, जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सोल्यूशन अगर होता है तो निश्चित बात की जाती है। अभी मेरे को लगता है योगेंद्र जी, जब प्रशासन को ऐसा लगता है कि जो मॉब आया है इसको कोई लेकर आया है, दे आर फेस्ड पीपल, और वो इस बारे में समझने को तैयार नहीं है या वार्ता के लिए 5 प्रतिनिधि भेजने को तैयार नहीं है, तब लाठीचार्ज की मजबूरी होती है। अदरवाइज कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार किसी को नहीं सुने, ये हो ही नहीं सकता। मैं मतलब बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही करेंगे। बात यह भी आई थी कि बीजेपी का शासन जहां पर है वहीं पर आंदोलन हो रही है, आगजनी हो रही है। इससे तो जाहिर ये होता है ना कि जो विपक्षी दल वहां है वो कर रहे हैं, बीजेपी जहां विपक्ष में है वो भड़काती नहीं है, इसलिए आंदोलन नहीं हो रहे हैं, लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो जो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केवल वहीं पे दंगे हो रहे हैं, तो विपक्षी दल इसको प्रोवोक कर रहे हैं। एक दूसरी बात, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे बीजेपी ने शांति बना रखी है, वो पूरी तरह से नहीं। बीजेपी की सरकार जहां नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं है, तो शरणार्थियों को लेकर आई है, मंच पर उनकी व्यथा सुना रही है लोगों को। कितना क्रिएटिव तरीका है बताने का, विरोध करने का, बात बताने का। और जो वो कांग्रेस पार्टी जहां पर है विपक्षी, वहां पर दंगे हो जाते हैं। तो ये तो सोचना जनता को पड़ेगा ही कि जहां पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है या मान लो और दूसरी पार्टी विपक्ष में है, वहां पे बिहार में क्या हो रहा है आप देखेंगे। ये कोई सभ्य संस्कृति का अंग नहीं है कि आप ठेले वालों को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वहां जला रहे हैं, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपने देखा। चलिए, आपने एक बात तो कही है कि हर जनप्रतिनिधि सुनता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज के दिन में सरकारों को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि कोई अपने विवेक से काम नहीं करता। मैं चैलेंज से कह सकता हूं, गुलाबचंद कटारिया आपके गृह मंत्री जब थे, मैं बैठा हुआ था, कमिश्नरेट से एक एडिशनल कमिश्नर उनके पास में फाइल लेकर के गए कि धरना स्थल के लिए जगह तय करनी है। साहब कहां दे रहे हैं? कि साहब मुहाना रोड पे दे देते हैं। गुलाबचंद कटारिया बिदक गए थे उस पर देख करके कि मुहाना रोड पे यहां तो जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है, वहां जाके लोग सुनेंगे। ये स्थितियां बता रहा हूं आपको मैं। आप धरने देने के लिए जगह नहीं है जयपुर के अंदर, लोगों को मैरिज गार्डन किराए पे लेकर के उनको भी खाली करवा दिया जाता है कि नहीं, बढ़िया यहां से। आप कैसे बात कर रहे हैं? पार्टियां सर, मैं सरकारें इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक तरीके को मत तोड़िए। यह भी इसका एक पार्ट है। लोग अगर कोई विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए।
आप हिंसक अगर कोई हो रहा है, बिल्कुल उसको जवाब उसी की भाषा में दीजिए, इसे कोई नहीं रोकना चाहेगा। शासन से तो सोल्यूशन मांगते हैं, इसलिए उनको लगता है उद्योग मैदान अगर अपन ने निर्धारित कर लिया कि वहां पर पंच सरपंच धरना देंगे तो धरना होता ही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब प्रशासन को लगता है, बीजेपी के राज में कितने दिनों तक इनके खिलाफ बात करते रहे, इनसे मांग करते रहे, वसुंधरा जी से मिलते रहे, आखिर में 100 लोगों को इन्होंने गोलियों से मारा, उसके बाद उनको कहा कि अब दे देंगे आपको। अरे तो वो पहले ही दे देते जो देना था बात करके ना। 100 लोगों की कुर्बानी लेके आप उनको आरक्षण दे रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी। चले एनआरसी पे आ जाते हैं, समय कम है, सीएए और एनआरसी पे आ जाते हैं। का बात है उसमें पहले दे देते ना, लोगों को मार मार के क्यों, पटरियां करवा के क्यों? आपको जानकारी नहीं है, ये तो आपका प्रशासन का फेवरेट, क्या नहीं जानकारी? आपको जानकारी है सारी चीजें, आपको पत्थर प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी। आप रेस्पॉन्सिबल तो हो ही नहीं भंवर सिंह जी, किसने पत्थर फेंके में? आप कर रहे हो ना, किसने? आप कोई भी विषय आता है बाधा उठाते हो, फेंकते हो, जवाब देंगे, फिर सुनते हो नहीं। अभी आप प्याज नहीं खरीदते, किसानों को जवाब सुनिए, आपका जवाब सुनिए, आपके पत्थर का जवाब सुनिए, मनीष से आप दीजिए। ईट मत फेंके प्लीज, आप ईट मत देना। लेकिन मैंने कहा जब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप डट पे खड़े रहोगे तो जवाब मिलता है। अभी जो प्रशासन को कहा जाता है, जैसे एएन को कहा जाएगा पानी की व्यवस्था करो, एमएलए उनको फोन करेगा, वो कहेगा लाइन सर मैं एनआरसी और सीए पे आना चाहूंगा। मैं अभी आपने कहा समय कम है, वो तो मैंने बताया आपको कि विरोध की स्थिति क्या है, इस वजह से लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। मोदी सरकार ने बताया है कि मजबूत सरकार क्या होती है, पॉलिसी पहले बनाते हैं और फिर ऑफिसर्स को कहते हैं कि इनको फॉलो करो, तब ये कहते हैं कि चर्चा नहीं करी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये इनका हैवॉक बनाने की कोशिश हो रही है अधिकारियों का, वो विपक्षी दल ही कर रहे हैं। उस समय तो वो उनकी गोद में जाके बैठना चाहते हैं, और जब खुद सरकार में होते हैं। मैं रामपाल जी से जवाब दूंगा। रामपाल जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन सर सुनिए, मैंने से आ रहा हूँ, मजबूत प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बोल रहे हो आप, क्योंकि आपकी मूर्तियां उखाड़ के फेंक दी गई है दुनिया से, इसलिए अब आप फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हो। अरे आपने लेनिन और कहां गए, फेंक दिया लोगों ने। अब हमारी उदारता देखो, कितने जनरेशन हम आपको सुन रहे हैं, भंवर सिंह जी बोल रहे हैं, हम आपको भंवर सिंह जी बोल रहे हैं, आपके विचार को त्याग दिया। सुनिए, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं चलिए रामपाल जी के पास आना चाहूंगा। सुनिए भंवर सिंह जी, देखिए सुनिए अब रामपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी मनीष पारिक साहब ने एक आरोप लगाया, क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट में है। वहां पे भी काफी हंगामा रहा, वहां पे भी पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। जामिया में क्या सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में भी आऊंगा, आपके पास में भी आऊंगा। हाँ तो बसें जलवा लेते हैं। ये सारा 10-15 बसें कमाल कर रहे हो, प्रतिपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं उस भीड़ को, ये आरोप है सीधा। ये एक ट्रेंड बन गया इस देश का। जब कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस में यही आरोप लगाती थी। अब कांग्रेस पावर से बाहर जहां है, वहां जो बाकी लोग वही आरोप लगा रहे हैं। तो जो ये आरोप लगाते आज वो सत्ता में है, आज वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो हमारी ट्रेंड है कहने का। हम तो ये कहते हैं, यदि कोई प्रोवोक कर रहा है तो आपके पास शासन है ना भाई, ट्रेस कराओ और उसको पनिश कराओ, पनिश करने को गिरफ्तार करो और उसको मुकदमा चलाओ, उसको दंडित कराओ। ये नहीं करके केवल चलत की भाषा में आरोप लगाते रहना, ये किसी के भी लिए, कम से कम लोकतंत्र में तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई भी हो, लोकतंत्र का तकाजा है कि आप यदि कोई बात कहो तो जिम्मेदारी से कहो। बिना जिम्मेदारी के कोई भी बात, किसी पर भी आरोप लगाना, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए आरोप लगाए और वो भी सत्ता पक्ष में लगाए, तो सत्ता पक्ष को तो तब आरोप लगाना चाहिए, देखो इतने लोगों ने प्रोवोक किया, हमने इनको जेल भेज दिया और कोर्ट ने उनको सजा दी। यदि ये कहेंगे तब तो बात समझ में आएगी, वरना केवल राजनीति करना जिसको कहते हैं, एक दूसरे को लांछित करना, एक दूसरे की निंदा करना, तो सकारात्मक कामों का आपकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप निंदा आधारित राजनीति का सहारा नहीं ले तो ठीक है। हम तो चाहेंगे कि आप अपने पॉजिटिव कामों के आधार पर मैदान में उतरें। और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में वहां की सरकार बिजली फ्री, पानी फ्री, जिन लोगों से टैक्स लिया, उनके आधार पर, कामों के आधार पर वो चुनाव में उतर रही है। तो ऐसे यदि सब उतरना शुरू करे तो अच्छा दृश्य होगा ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र। चलिए मैं एक छोटा सा और चाहूंगा, क्योंकि खुद भी आप इस शांति मार्च में शामिल थे जो जयपुर में निकाला गया, किस तरह से देखते हैं इसे? मैं सोचता हूं कि ऐसे शांति मार्च सब जगह आयोजित हो तो अच्छी बात है, और सब जगह आयोजित होकर वहां यदि उत्तेजक नारे नहीं हो, उत्तेजक भाषण नहीं हो,
तो सबसे बढ़िया बात है। इसलिए जो शांति मार्च कॉल करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पूरे मार्च को शांति में बनाए रखे। और आज का मार्च इस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि आज का मार्च जो आयोजित किया गया वो संजीदगी से आयोजित किया गया। जिन्होंने आयोजित किया वो उसके प्रति गंभीर थे। इस कारण से कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं। चलिए मनीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। शांति मार्च को एकदम सफल बताया जा रहा है और कहा कि जो मकसद था कि जिसका शांति से जुलूस निकाला जाए, मौन होकर जुलूस निकाला जाए, किसी तरह को नारेबाजी ना हो, सफल बता रहे हैं क्योंकि रामपाल जी और भवन सिंह जी खुद भी उसमें शामिल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ये जो करबला में कल होने वाला था उसको प्रपोज था, वहां निश्चित तौर पर हुड़दंग होता। मैंने कहा नहीं है ना, उसको करबला को कैंसिल करके और यहाँ पर मोती डूंगरी रोड पर परमिशन दी और उस भीड़ को, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना आपको, तो उस भीड़ को अशोक गहलोत जी ने अपने भीड़ आपके साथ आए तो वो मैं आपको बहुत समझदार है। बाकी तो भीड़ है। चलो वो भीड़ भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो भीड़ भी इस देश के नागरिक हैं। मैं मना कर दूंगा। अरे नागरिक क्या भीड़ को क्यों मना कर, आपके साथ भीड़ आ रही है तो वो बोलिए अपनी बात। मैं विनम्र आदमी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो करबला में प्रपोज था उसको बदल के मुख्यमंत्री जी ने इंटेलिजेंस ही दिखाई कि उसको वहां पे परमिशन नहीं दी, अदरवाइज हुड़दंग होता, एक बात। और उसका सारा ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फूटता क्योंकि एमएलए उनके ही हैं वहां। दूसरी बात यह कि उस कारण से सुविधा की दृष्टि से इधर बुला लिया, उस भीड़ का भीड़ हो गई, शांति का शांति रह गई। चले वो देश के नागरिक शामिल है ना उसमें। मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बैनर लगाए, आप कैमरे की नजर पे हैं, आप शांति मार्च में आए हैं, केवल शांति मार्च करिए, ऐसे बैनर आपने भी देखे होंगे। वो सारे बैनर शांतिपूर्ण निश्चित आंदोलन सफलता है। प्रशासन ने उस चीज को शांतिपूर्वक के लिए जो मेहनत करी वो सफल हुई। लेकिन अब इसका मैसेज क्या है या जयपुर की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, उसका परिणाम तो चलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं चलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अगले कुछ दिन तक आप ये देख सकते हैं इस तरह की लू और आंधियां चलती रहेंगी सीएए और एनआरसी को लेकर के। बेशक आप ठंड झेल रहे हो, रजाई में बैठे होंगे, लेकिन ये सियासत की गर्माहट तो जरूर आपको देखनी ही होगी। जब तक इस मुद्दे में अभी कड़वाहट और आहट बनती रहेगी तब तक। कड़वाहट इस वजह से कह रहा हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कड़वाहट महसूस हो रही है, और आहट इस वजह से कह सकते हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आहट महसूस कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।